मेरी चिंता छोड़ बेटे, आखिर रीना मेरी बहू है। मेरा ख्याल देर सबेर रख ही लेगी, पर अभी तुम दोनों का साथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये दूरियां इतनी बढ़ जाती है कि उनका घटना मुश्किल होता है। इतिहास क्या सचमुच अपने आप को दोहराता है? रह रह कर तनु यही सोच रही थी। रीना को देखकर सभी ने यही कहा था, तनु तो बस अपने ही जैसी बहू छाट कर लाई है। वही खिलता रंग, वही कद, वही नाजुक काया, छुई मुई सी है। सबकी बातें सुन तनु को अपनी ब्याह की याद हो आई। तनु जब ब्याह करके आई थी तो माँ जी से सभी ने यही कहा था, शीला तो अपने ही जैसी बहू ले आई है, लगता है जैसे बहू नहीं बेटी है, तो इसे मेरी बेटी ही समझो ना। माँ जी ने उसी समय भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लिया था। वैसे इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे उनसे माँ जैसा प्यार ही मिला था। तब उम्र भी क्या थी, यही 19-20 की रही होगी। खाने पीने से लेकर वो उसकी हर बात का ध्यान रखती थी। अब बेटियां तो ससुराल गई, यही मेरी बेटी है और बहू भी, अक्सर उनके मुंह से यही निकलता था। माँ जी का वही स्नेहिल चेहरा आंखों के सामने घूम गया था। तभी बिमला जी की आवाज़ सुनाई दी, जाओ तनु, अब तुम भी कुछ देर आराम कर लो। शाम को फिर मेहमानों की विदाई का इंतज़ार करना होगा तुम्हें। वैसे तो शादी का घर है, काम ही काम बिखरे हैं, पर तब तक मैं संभाल लूँगी। बिमला जी ने एक प्रकार से उसे अंदर के कमरे में ही ठेल दिया था, पर पलंग पर लेटकर भी तनु अतीत में ही खो रही है। शादी के प्रारंभिक दिन एकदम से आंखों के सामने घूम गए थे। सचमुच घर भर की चहेती थी वो। महेश तो एकदम दीवाने थे उसके। कलकत्ते में अपना फ्लैट मिलते ही उसे ले गए थे। महानगर, बड़े शहर की चकाचौंध, सब कुछ देखने की कितनी चाहत थी, पर छोटा सा एक कमरे का फ्लैट देखते ही मन कुछ बुझ सा गया था। यहाँ इस घर को कैसे सजाएंगे? यहाँ तो सामान भी पूरा नहीं आ पाएगा। वैसे सजाने की ज़रूरत ही क्या है, ये तो तुम्हारे आने से ही सज गया है। महेश ने उसे बाहों में भर लिया था। कुछ दिन तो घूमने फिरने में ही निकल गए थे, पर महेश की छुट्टियां खत्म होने के बाद वो घर में उकताने लगी थी। क्या करे दिन भर, बार बार उसे मायके और ससुराल के लंबे चौड़े भरे पूरे मकान याद आते। कितने लोग थे, कब दिन गुजर जाता पता ही नहीं चलता था। लंबा चौड़ा आंगन, बड़ा सा बगीचा, बड़ी सी खुली छत, लेकिन यहाँ तो आसमान का टुकड़ा तक देखना नसीब नहीं होता। कई बार उसने महेश से मकान बदलने की जिद की थी। तुम बात को समझती क्यों नहीं? ये महानगर है, बड़े मकान के किराए भी उतने ही अधिक है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें तकलीफ क्या है। खैर, धीरे धीरे वो इसके लिए भी अपने आप को अव्यस्त करने का प्रयास करने लगी थी। इसी बीच ससुराल से खबर आई कि सास बीमार है। महेश और तनु दोनों ही मिलने के लिए तुरंत रवाना हो गए। देखो तनु, तुम्हारा पहला कर्तव्य माँ के प्रति है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनका पूरा ध्यान रखो। किन्हीं भावुक क्षणों में महेश के मुंह से निकला था ये वाक्य, और फिर माँ जी की भी ये जिद थी कि अभी और कुछ दिन तनु उनके पास रहे। उन्हें अकेलापन खलने लगा था। तनु रुक गई थी। माँ जी की तबीयत में अब थोड़ा सुधार था। कभी बातों बातों में तनु के मुंह से निकल गया था, वहाँ कलकत्ते का मकान बहुत छोटा है, एक कमरे का है, और माँ जी ने भी पता नहीं कैसे महेश को लिख भेजा था।
अब बड़ा मकान ले ले, तभी बहू को लेने आना। बेचारी का दम घुटता होगा एक कोठरी में। उसके बाद तो काफ़ी लंबे अरसे बाद घर आए थे महेश, और तब से उखड़े उखड़े से ही रहने लगे थे। आखिर बात क्या है? मैंने तो आपके कहे अनुसार सबका ध्यान रखा। अब माँ जी की भी तबीयत ठीक हो रही है। मैं भी तैयार कर लूँ। काहे की तैयारी? क्यों, मुझे आज साथ नहीं ले चलना है? नहीं, वो सकपका रह गई। और सुन लो, जब तक मैं बड़ा मकान नहीं लेता हूँ तब तक तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ एक कोठरी में तुम्हारा दम घुटेगा। ये कैसी बात कर रहे हो आप? तनु कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। देखो, बात को घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं है मेरी, और जो भी कह रहा हूँ तुम भी समझ रही हो। अब जब तनख्वाह बढ़ेगी और मैं इस काबिल बन जाऊं कि बड़ा मकान ले सकूं, तभी तुम्हें ले जाऊंगा। और हाँ, अब आइंदा तुम्हें जो कुछ भी कहना हो साफ साफ ही कह दिया करो। क्या ज़रूरत थी माँ से ये सब कहलवाने की? वो कुछ नहीं समझ पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी। माँ जी ने तो अपना अतिरिक्त स्नेह दिखाने के लिए ये सब लिख दिया होगा, पर महेश उन सभी बातों को उल्टा समझ रहे थे। वो और कुछ कहती, इसी बीच माँ जी फिर कह गई थी, बहू का पाँव भारी है, वहाँ अकेले में इसे कौन संभालेगा? मैं भी तो ये कह रहा हूँ। दो टुक उत्तर देकर महेश चले भी गए थे। इसके बाद तो जय के जन्म के बाद एक लंबा सिलसिला चलता रहा। कभी बच्चा छोटा है तो कभी कुछ और। फिर इसी बीच नंदोई जी का आकस्मिक निधन हो गया और उनकी दोनों बेटियां शुभ्रा और आभा तनु के ही पास आकर पढ़ने लगी थी। फिर ससुर जी नहीं रहे और एक तरह से ससुराल का सारा दायित्व ही तनु पर आ गया था। माँ जी का दायित्व और शुभ्रा आभा भी सारी जिम्मेदारियां कुशलता से निभा रही थी वो। फिर भी कई बार उसे लगता था कि महेश के मन में उसे लेकर जो फांस है वो अभी भी उसी तरह चुभन देती सी प्रतीत होती है। बड़ी जीजा की बेटे की शादी में जब तीनों बड़े जीजा अपनी अपनी पत्नियों की तारीफ के पुल बांध रहे थे, तो मंझले जीजू ने गर्मजोशी से कहा था, भाई अनु तो मेरी सुख दुख की भागीदार रही है, और ख़ास तौर पर उन दिनों की जब मेरी थोड़ी सी ही आमदनी थी, पर इसने कभी चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। अगर मैं 50 रुपए की साड़ी भी लाकर देता तो उसे ये खुशी खुशी स्वीकार कर लेती। उसी समय महेश ने जीजाजी की बात काट दी थी। यही तो रोना है। तनु कहाँ कुछ सीख पाई अपनी बहनों से। इसने तो मुश्किल के दिनों में मुझसे किनारा ही कर लिया था। अब दिल्ली में बड़ा फ्लैट है तो बीच बीच में आ भी जाती है, पर कलकत्ते का घर देखकर तो इसका यही रोना था कि घर छोटा है, दम घुटता है। सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े थे, पर तनु का चेहरा मारे अपमान के लाल हो गया था।